नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की गुजरात यात्रा पर गांधीनगर पहुंचे। स्कूलों के लिए कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा किया। प्रधानमंत्री कल दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव की समीक्षा के लिए सेना कमांडरों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नए सेना प्रमुख नियुक्त। सरकारी सूत्रों ने वस्तु और सेवा कर परिषद के जीएसटी दर को 5% से बढ़ाकर 8% करने की मीडिया की खबरों को खारिज किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा पर। स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर के 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। केंद्र सरकार गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर बुधवार और बृहस्पतिवार को लाल किले के प्रांगण में एक भव्य समारोह का आयोजन करेगी। देश में 2022-23 रबी विपणन सत्र में अब तक 69 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 7 जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने मंगोलिया में होने वाली एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में 30 पहलवानों की भागीदारी के लिए 1 करोड़ 28 लाख रुपए मंजूर किए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर कुछ समय पहले अहमदाबाद पहुंच गए। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य पदाधिकारियों ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी सबसे पहले गांधीनगर में स्कूलों के कमान और नियंत्रण केंद्र गए। ये केंद्र हर वर्ष 500 करोड़ से अधिक आंकड़े एकत्रित करता है। यहां विद्यार्थियों के लिए सीखने के परिणाम में समग्र सुधार के लिए विशाल डाटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। ये केंद्र शिक्षकों और विद्यार्थियों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी में सहायता करता है और साथ ही विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता का समय समय पर मूल्यांकन भी करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों और शिक्षकों से संवाद किया। प्रधानमंत्री कल दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सेना कमांडरों का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। ये सम्मेलन 22 अप्रैल तक चलेगा। ये सम्मेलन साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। कमांडर सम्मेलन एक संस्थागत मंच है जिसमें सेना संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है और इसके निष्कर्ष भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने में मददगार होते हैं। 5 दिन के इस सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालन स्थिति की समीक्षा करेंगे। वो संघर्ष के समूचे क्षेत्र में खतरों का आकलन करेंगे और क्षमतागत खामियों का विश्लेषण भी करेंगे ताकि क्षमतागत विकास और तैयारियों पर गौर किया जा सके। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचागत विकास और स्वदेशी साजो सामान के जरिए आधुनिकीकरण पर चर्चा की जाएगी। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव का आकलन किए जाने की भी संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बृहस्पतिवार को वरिष्ठ कमांडरों के साथ बातचीत करने और सम्मेलन को संबोधित करने की संभावना है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के 29वें सेनाध्यक्ष होंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे 28 माह के अपने कार्यकाल के बाद 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने दिसंबर 1982 में इंजीनियरिंग कोर में कमीशन प्राप्त किया।
उन्होंने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान पल्लनवाला सेक्टर में इंजीनियर रेजिमेंट का नेतृत्व भी किया। अपने 39 साल के सेवाकाल में लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने पश्चिमी थिएटर कमांड में एक इंजीनियर ब्रिगेड की कमान संभाली और ये पहला अवसर है जब इंजीनियर्स कोर का एक अफसर भारतीय सेना का अध्यक्ष होगा। केंद्र सरकार ने मीडिया की उन खबरों का स्पष्ट खंडन किया है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद 5% की कर श्रेणी को बढ़ाकर 8% करने पर विचार कर रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और ये समाचार मात्र अटकलें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इस समय जीएसटी की 4 श्रेणी हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा सोने और स्वर्ण आभूषणों पर 3% कर लगता है। पिछले वर्ष जीएसटी परिषद ने कर की दरों को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए मंत्री समूह का गठन किया था। इस मंत्री समूह के अध्यक्ष कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई हैं। सूत्रों ने बताया कि मंत्री समूह ने अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं की है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक की तिथि भी अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय आज से देश भर में प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। ये मेले 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष भेंट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर इन मेलों को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस डे की 4th एनिवर्सरी के अवसर पर हमने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक सप्ताह मनाना शुरू किया। तो 16 तारीख को हमने ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन प्रारंभ कर दिया। 17 तारीख को योगाभ्यास शुरू किया। 18 तारीख से आरोग्य मेला में हमने सुनिश्चित किया है कि प्राइमरी स्क्रीनिंग हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट ब्लॉक के हेल्थ मेला में हो। इसलिए भारत सरकार की ओर से हमने आर्थिक सहयोग भी किया है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 186 करोड़ 54 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल कोविड के 2183 नए रोगी सामने आए। कोविड से मुक्त होने की दर 98.76% है। कल 985 रोगी स्वस्थ हुए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में पौध संरक्षण विभाग के 2 ऑनलाइन पोर्टल कीटनाशक व्यापक पंजीकरण और संयंत्र संगरोध प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल व्यापारियों को निर्यात और आयात में मदद करने के अलावा अन्य बाधाओं को दूर करने में सहायक होंगे। श्री तोमर ने कहा कि देश ने हाल में कृषि निर्यात में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सुधार लाना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और नवीन तकनीकों का उपयोग समय की आवश्यकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनेक संस्थानों के माध्यम से टेक्नोलॉजी का जितना अच्छा उपयोग इस क्षेत्र में किया जा सकता है, उस दिशा में निश्चित रूप से काम करने की कोशिश की है और उसका परिणाम भी आज हम लोगों को परिलक्षित हो रहा है। खाद्यान्न की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर ही नहीं, अधिशेष राष्ट्र हैं। तो इसमें जहां एक ओर किसान का योगदान है, वहीं दूसरी ओर सरकार की किसान हितैषी नीतियों का योगदान है। और अगर वैज्ञानिकों का अनुसंधान नहीं होता तो शायद ये दोनों चीजें भी हमारे को लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार नहीं होती। देश में 2022-23 में अब तक रबी फसल के 69 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इससे 5,86,000 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 13,951 करोड़ रुपए मिले। 2021-22 के खरीफ धान की खरीद सुगमतापूर्वक चल रही है। अब तक देश भर में 754 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया है। इससे 1 करोड़ 8 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 1,47,000 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। पिछले वर्ष में देश से 4 अरब 60 करोड़ डॉलर की चीनी का निर्यात हुआ। वित्त वर्ष 2013-14 में 1 अरब 17 करोड़ 70 लाख डॉलर की चीनी का निर्यात हुआ था। इस अवधि में मूल्य के अनुसार निर्यात में 291% की वृद्धि हुई। पहली बार निर्यात 1 करोड़ टन से ज्यादा रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि कोविड महामारी की चुनौती के बावजूद पिछले वित्त वर्ष में उससे पिछले वर्ष की तुलना में
चीनी का निर्यात 65% बढ़ गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उल्लेख करते हुए ट्विटर पर कहा कि सरकार की नीतियों से किसानों को वैश्विक बाजारों का लाभ उठाते हुए आय को बढ़ाने में मदद मिल रही है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने बताया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनियों के निगमन में 8% की वृद्धि हुई है। ये किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि है। वित्त वर्ष 2021-22 में 1,67,000 से अधिक कंपनियों का पंजीकरण कराया गया। 2020-21 में 1,55,000 कंपनियां पंजीकृत हुई। मंत्रालय ने कहा है कि कारोबार करना आसान बनाने के सरकार के अभियान के तहत ये सफलता मिली है। कई उपाय किए गए हैं जिनसे भारत में कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया, समय और लागत में कमी आई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 20 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की गुजरात यात्रा पर गांधीनगर पहुंचे। स्कूलों के कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा किया। प्रधानमंत्री कल दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव की समीक्षा के लिए सेना कमांडरों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे भारतीय सेना के नए प्रमुख। सरकारी सूत्रों ने वस्तु और सेवा कर परिषद के जीएसटी दर को 5% से बढ़ाकर 8% करने की मीडिया खबरों को खारिज किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में भाग लेने के लिए अमरीका की यात्रा पर। स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर के 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। केंद्र सरकार गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर बुधवार और बृहस्पतिवार को लाल किले के प्रांगण में एक भव्य समारोह का आयोजन करेगी। देश में 2022-23 रबी विपणन सत्र में अभी तक 69 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 7 जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने मंगोलिया में होने वाली एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में 30 पहलवानों की भागीदारी के लिए 1 करोड़ 28 लाख रुपए मंजूर किए हैं और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व गुरपुरब के अवसर पर केंद्र सरकार बुधवार और बृहस्पतिवार को लाल किले के प्रांगण में एक भव्य समारोह का आयोजन करेगी। ये आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जाएगा। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि आयोजन के समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित रहेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 70 वर्षों में पहली बार किया जा रहे हैं। वो दिन अलग अलग कार्यक्रम होगा। 20 तारीख को लाइट एंड शो तथा कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरु जी के जीवन के प्रेरणा देने वाले प्रदर्शन भी रेड फोर्ट में 2 दिन लगाएंगे और 21 को भारत का प्रधानमंत्री उनके बलिदान के याद में एक डाक टिकट और कॉइन भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी नेताओं के उस संयुक्त बयान की आलोचना की है जिसमें इन नेताओं ने देश के विभिन्न राज्यों में भड़काऊ भाषण और हिंसा की घटनाओं पर सरकार को घेरा है।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ प्रत्येक देशवासी सशक्त हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के विकास की राजनीति से विपक्षी दल हताशा में हैं। केंद्र सरकार ने आज जैश ए मोहम्मद के कमांडर आशिक अहमद निंगरू को आतंकी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि निंगरू जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने में शामिल रहा है। वो केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न आतंकी घटनाओं के अपराध के लिए भी जिम्मेदार है। निंगरू कश्मीर में आतंकी सिंडिकेट चला रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटाले की आरोपी कंपनी एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की 757 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली है। इन संपत्तियों में कंपनी की जमीन और फैक्ट्री, उसकी मशीनरी, वाहन, बैंक खाते और सावधि जमा भी शामिल हैं। निदेशालय की जांच से पता चलता है कि ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में पिरामिड फ्रॉड का काम कर रही थी। ये भी पाया गया कि एमवे कंपनी द्वारा पेश किए गए ज्यादातर उत्पादों की कीमतें खुले बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित निर्माताओं के वैकल्पिक लोकप्रिय उत्पादों की तुलना में कहीं ज्यादा थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा पर हैं। वे G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में भी शामिल होंगी। श्रीमती सीतारमण कल रात अमेरिका के लिए रवाना हुई। वित्त मंत्री इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका सहित विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगी। वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की ओर से आयोजित उच्च स्तरीय वार्ता में भी भाग लेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से देश के विकास में सक्रिय योगदान देने और अपनी जिम्मेदारी को समझने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में करियर पॉइंट विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में श्री ठाकुर ने युवाओं से कहा कि वो सरकारी नौकरियों का पीछा करने के बजाय कौशल विकास और व्यावहारिक अध्ययन पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और उनके नेतृत्व के कारण भारत ने कोरोना महामारी के दौरान भी कम समय में अत्याधुनिक स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के आदेश को आज खारिज कर दिया। न्यायालय ने आशीष मिश्रा को 1 सप्ताह के भीतर समर्पण करने को कहा है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने आज कहा कि पुलिस की 14 टीम विभिन्न पहलुओं से जहांगीरपुरी हिंसा मामले की जांच कर रही हैं। श्री अस्थाना ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 21 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ लोगों को रिमांड पर लिया गया है। अब तक 3 देशी पिस्तौल बरामद किए गए हैं। श्री अस्थाना ने कहा कि पुलिस गलत सूचनाओं पर नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया की भी जांच कर रही है। सोशल मीडिया, वीडियो फुटेजेस, डिजिटल एविडेंसेस, इन सबको कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, छूटे नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 7 जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी से सटे जिलों में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रधान महानिदेशक समाचार और आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने आज बेंगलुरु में आकाशवाणी केंद्र का दौरा किया। केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में श्री रेड्डी को श्रोताओं के लिए उपलब्ध विभिन्न गतिविधियों और सुविधाओं की जानकारी दी गई। श्री रेड्डी ने रेडियो माध्यम के बारे में बात की और लक्षित श्रोताओं पर केंद्रित कार्यक्रमों को बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यक्रम विभिन्न श्रोताओं की रुचि और उनकी पसंद के मुताबिक बनाना चाहिए।
और आइए अब सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। 18 अप्रैल 1930 को मास्टर दास सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला था। आर्मरी को गार्ड करने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर सिपाही मौजूद थे। गोरों को लगता था कि कोई हिंदुस्तानी उनकी हुकूमत के 1 मील दूर तक भी नहीं फटक सकता। सूर्यसेन और उनके साथी स्वतंत्रता सेनानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक राष्ट्रवादियों के एक क्रांतिकारी समूह में शामिल थे, जिसका विश्वास अंग्रेजों से लड़ने के लिए ताकत के इस्तेमाल में था। इस समूह में गणेश घोष, लोकनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, हरि गोपाल बाल, अनंत सिंह, आनंद प्रसाद गुप्ता, त्रिपुरा सेन, विलास डे, विधु भूषण भट्टाचार्य, प्रीति लता वाडीदार, कल्पना दत्ता, हिमांशु सेन, विनोद बिहारी चौधरी, सुबोध राय और मनोरंजन भट्टाचार्य शामिल थे। दामपारा में पुलिस लाइन के शस्त्रागार पर गणेश घोष के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने हमला किया, जबकि लोकनाथ बाल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के दूसरे समूह ने ऑक्सिलरी फोर्सेस के शस्त्रागार पर धावा बोल दिया। हमें एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। AFI आर्मरी से मशीन गन्स लाने की जिम्मेदारी लोकनाथ और निर्मल दा की थी। क्रांतिकारियों का समूह टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काटने और रेलगाड़ियों की आवाजाही बाधित करने में सफल रहा, लेकिन हथियारों तक उनकी पहुंच नहीं हो सकी। सब कमरों में देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं है। यही होनी चाहिए थी। 2 दिन मुकाबला नहीं करता, शहर में घुसना तो बहुत दूर की बात है। समूह के लगभग 16 सदस्यों ने पहाड़ ताली में यूरोपीय क्लब के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। हमले के बाद क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर एकत्र हुए, जहां सूर्यसेन ने सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और क्रांतिकारी सरकार की घोषणा कर दी। इसी वक्त कुछ देर पहले यहाँ ऐसा कुछ हुआ है जो न कभी देखा गया न कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया है, झिझोड़ दिया है। और ये किसी ट्रेन फौज ने नहीं किया है, ये किया है कुछ चंद बच्चों ने, तुम लोगों ने, तुम सब ने, तुम सब उसके हिस्से हो। इतिहास अगर कुछ याद रखेगा तो सिर्फ इस बात को, इसके अलावा कुछ नहीं। इस प्रकार चटगांव 4 दिन तक ब्रिटिश राज से मुक्त रहा, लेकिन जब अंग्रेजों ने वहां और सेना भेजी तो क्रांतिकारी समूह के सदस्य चटगांव शहर छोड़कर पहाड़ियों की ओर चले गए और जलालाबाद पहाड़ियों से ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। आज हम स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे का भी स्मरण कर रहे हैं। 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश शासन ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के सर्वाधिक उल्लेखनीय जनरल में से एक तात्या टोपे को औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण नहीं मिला था, लेकिन स्वाधीनता संग्राम के सर्वाधिक प्रभावशाली जनरल के रूप में सबने उनका लोहा माना। तात्या का जन्म 1814 में महाराष्ट्र में पुणे में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव टोपे कानपुर में बिठूर में स्थानांतरित हो गए, जहां तात्या नाना साहब के नजदीकी मित्र बन गए। भारतपुर में चिंगारी फड़ा चुकी है, अब आग सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। लेकिन तात्या कब तक सोचते रहेंगे नाना साहब? यही मौका है, इस पार या उस पार। तात्या राव साहेब और रानी लक्ष्मीबाई के भी निकट संपर्क में आए। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। विराजिए तात्या। वक्त आ गया है, सोचा था उससे पहले। हाँ, इसी पल का तो 100 साल से इंतजार था।
मई 1857 में तात्या ने कानपुर में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ी पर विजय हासिल की और स्वाधीनता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ताओं के कमांडर इन चीफ बन गए। जब अंग्रेजों ने कानपुर को फिर से अपने अधिकार में ले लिया तो तात्या टोपे ने जनरल विंडहैम को कानपुर से लौटने पर बाध्य किया। जब ब्रिटिश सेना ने झांसी को घेर लिया उसी समय तात्या टोपे ने अपना मुख्यालय कालपी स्थानांतरित कर लिया। 20,000 लोगों के साथ वे रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए आगे आए। बाद में तात्या ने ग्वालियर की सैन्य टुकड़ी की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। तात्या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में कुशल थे। इसी कौशल के बल पर राजस्थान, मालवा, बुंदेलखंड और खानदेश में 10 महीनों तक अंग्रेजों की पकड़ में आने से बचते रहे। ब्रिटिश सेना ने जंगलों और पहाड़ियों में लगभग 2,800 मील तक लगातार उनका पीछा किया, लेकिन वे पकड़े नहीं जा सके और आखिरकार 8 अप्रैल 1859 को उनके विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा दिया और वे पकड़ लिए गए। तात्या को दोषी ठहराया गया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। बलिदान के बाद भी तात्या आख्यानों और लोक गीतों में जीवित हैं। महान शहीद तात्या टोपे को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और एक सूचना, FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,172 अंक की भारी गिरावट के साथ 57,167 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 302 अंक टूटकर 17,174 पर आ गया। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने मंगोलिया में कल से शुरू हो रही सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 30 भारतीय पहलवानों की भागीदारी के लिए 1 करोड़ 28 लाख रुपए मंजूर किए हैं। फ्रीस्टाइल और ग्रीको रोमन श्रेणियों में कुल 20 पुरुष खिलाड़ी तथा 10 महिला खिलाड़ी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में इस समय राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 10 ओवर में 1 विकेट पर 99 रन बना लिए हैं। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM ने सिर्फ 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर प्राप्त किए हैं। पिछले वर्षों की तुलना में ये वृद्धि उल्लेखनीय है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट कार्यक्रम में GEM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी PK सिंह के साथ एक साक्षात्कार प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की गुजरात यात्रा पर गांधीनगर पहुंचे। स्कूलों के लिए कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा किया। प्रधानमंत्री कल दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय चुनौतियों और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव की समीक्षा के लिए सेना कमांडरों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नए सेना प्रमुख नियुक्त। सरकारी सूत्रों ने वस्तु और सेवा कर परिषद GST दर को 5% से बढ़ाकर 8% करने की मीडिया की खबरों को खारिज किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा पर। स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। केंद्र सरकार गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर बुधवार और बृहस्पतिवार को लाल किले के प्रांगण में एक भव्य समारोह का आयोजन करेगी। देश में 2022-23 रबी विपणन सत्र में अब तक 69 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 7 जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया और भारतीय खेल प्राधिकरण ने मंगोलिया में होने वाली एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में 30 पहलवानों की भागीदारी के लिए 1 करोड़ 28 लाख रुपए मंजूर किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।